नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सहआचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर, आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल ABST के अंतर्गत आने वाले ऑप्शनल 3 पेपर संक्रिया विज्ञान के अंतर्गत आने वाले एक अध्याय परिवहन प्रतिरूप के अंतर्गत ज्ञात किए गए आधारीय सुसंगत हल से अनुकूलतम हल की जांच या उसमें और सुधार संभव है, इसकी जांच करने की स्टेपिंग स्टोन मेथड की चर्चा करूंगा। इस प्रकार हम अब बात करेंगे कि आधारीय सुसंगत हल। आधारीय सुसंगत हल का मतलब क्या है कि परिवहन प्रतिरूप के अंतर्गत विभिन्न मांग केंद्रों पर विभिन्न आपूर्ति केंद्रों से के पास उपलब्ध इकाइयों के आवंटन की जो 3 विधियां हैं, जिसकी चर्चा पूर्व में आपको पता है, उत्तर पश्चिम कोना नियम विधि, न्यूनतम लागत विधि और बोगल अनुमान विधि, बोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इन 3 विधियों से जो में से किसी भी एक विधि से ज्ञात जो हल है वह आपका आधारीय सुसंगत हल, या इसको हम प्रारंभिक हल या प्राथमिक हल कह सकते हैं। इस प्राथमिक हल को प्राप्त करने के बाद यह देखा जाता है कि भाई अनुकूलतम हल है या नहीं, या इसमें और सुधार संभव है या नहीं। प्रश्न आता है कि भाई अनुकूलतम हल क्या होता है। तो एक अनुकूलतम हल वह हल होता है जिसके अनुसार कुल आवंटन लागतें सबसे कम हों, अर्थात विभिन्न आपूर्ति केंद्रों से विभिन्न मांग केंद्रों को जो हमने वितरण किया है उसकी यदि लागत न्यूनतम है तो वह न्यूनतम लागत वाला हल ही अनुकूलतम हल होता है। फिर भी अब अनुकूलतम हल के लिए ज्ञात करना या इसमें प्रारंभिक हल या प्राथमिक हल में कोई सुधार संभव है या नहीं, इसको जांच करने की 2 विधियां मुख्य रूप से हैं। एक आपके पहली विधि है आपके स्टेपिंग स्टोन मेथड। इस स्टेपिंग स्टोन मेथड की आज अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इस विधि के अंतर्गत किसी रिक्त कोष्ठक को कार्यक्रम में सम्मिलित करने पर प्रति इकाई बचत की गणना की जाती है। अब इसकी विधि क्या है, तो उस विधि के जो विभिन्न चरण हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे हमने लिखे भी हैं, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी अप्रयुक्त वर्ग का मूल्यांकन हेतु चुनाव करना। सर्वप्रथम अप्रयुक्त वर्ग कौन सा, जिसमें कोई भी आवंटन नहीं किया गया, उसका चुनाव करना। देन इस चुने हुए रिक्त कोष्ठक से प्रारंभ कर उसी चुने हुए वर्ग रिक्त वर्ग पर समाप्त होने वाला एक बंद पथ का निर्माण करना। बंद पथ का मतलब एक ऐसे पथ का निर्माण करेंगे जो उस चुने हुए रिक्त वर्ग से शुरू होगा और वापस लौटकर आकर उसी चुने हुए रिक्त वर्ग पे ही आकर समाप्त होगा, तो उसको हम क्लोज पथ कहते हैं। अब यह क्लोज पथ कैसे बनेगा, यानी वहां से वो सीधा मूव करेगा किसी भरे। अब यह बंद पथ चुने हुए रिक्त वर्ग के अलावा केवल भरे हुए वर्गों पर दाएं या बाएं, उस चुने हुए रिक्त वर्ग के या तो लेफ्ट साइड जा सकता है या राइट साइड जा सकता है, दाएं या बाएं, या ऊपर या नीचे, अप और डाउन, ऊपर भी जा सकता है नीचे जा सकता है, तिरछा नहीं चलेगा। इस तरीके से और केवल भरे हुए वर्गों तक जाएगा, भरे हुए वर्ग से ही वापस मूव करेगा। ये इंपॉर्टेंट रूल इसका है। इस चुने हुए अप्रयुक्त वर्ग को प्लस चिन्ह आवंटित कर बंद पथ में आने वाले भरे हुए वर्ग जो हमने बंद पथ बनाया है, जिनसे ये वर्ग आपका ये जो रूट है घूमता है, तो वो जो भरे हुए वर्ग हैं उनको क्रम से माइनस प्लस चिन्ह आवंटित करेंगे। अर्थात मान लीजिए कहीं किसी एक सेल रिक्त वर्ग को आपने चुना, उसको प्लस चिन्ह आवंटित कर दिया, तो उससे संबंधित जो पंक्ति का दूसरा भरा हुआ सेल होगा उसमें आप माइनस चिन्ह आवंटित करेंगे। इसी तरीके से उस चुने हुए रिक्त वर्ग से संबंधित कॉलम में दूसरा जो वर्ग होगा भरा हुआ और जहाँ से लौट करके उसके पास आया है वह रूट या गया है, तो वहाँ पे भी माइनस चिन्ह आवंटित करेंगे। इस तरीके से उनके बाद उनकी माइनस चिन्ह आवंटित करने का उनसे संबंधित कॉलमों में या दूसरे पंक्तियों में और जो वर्ग आएंगे तो क्रम से 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस इस तरीके से हम आवंटित चिन्हों को करेंगे। इस माइनस प्लस चिन्ह आवंटन करने का मतलब यही है कि हमने जो आवंटन किया है उसकी
जो हमारी कुल आवंटन, जैसे सप्लाई केंद्र की कुल सप्लाई जो है वो परिवर्तित नहीं हो, और विभिन्न मांग केंद्रों की जो कुल मांग है वह मांग भी हमारी परिवर्तित नहीं होगी। इसलिए हम इस तरह से माइनस प्लस चिन्हों का आवंटन करेंगे। तत्पश्चात प्लस चिन्ह वाले वर्गों की प्रति इकाई परिवहन लागत जोड़कर तथा माइनस चिन्ह वाले वर्गों की प्रति इकाई परिवहन लागत घटाकर प्रति इकाई बचत की गणना की जाती है। बचत तभी होगी जब माइनस चिन्ह वाले वर्गों की प्रति इकाई लागत अधिक होगी, अर्थात माइनस चिन्ह का मतलब ये बचत है, प्लस का मतलब अतिरिक्त लागत है। अगर प्लस चिन्ह वाली लागतों का योग माइनस चिन्ह वाले वर्गों की लागतों के योग से अधिक है तो लागत बचत होने की बजाय लागत में वृद्धि हो जाएगी। और इसको समझाने के लिए हमने यह एक नीचे उदाहरण आपके समक्ष दिया हुआ है। आप इस उदाहरण को हल करें तो इसको एक बार रिक्त मान सकते हैं, भाई कोई आवंटन नहीं है, और हमने इसमें उत्तर पश्चिम कोना नियम के आधार पर एक प्रारंभिक हल दिया हुआ है। ये उत्तर पश्चिम कोना नियम के आधार पर हमने आवंटन किया हुआ है। अब प्रश्न आता है, इसमें आपके 5 वर्ग, 9 वर्ग हैं बीच मध्य सारणी के भाग में, इसमें 5 वर्ग आपके भरे हुए हैं और बाकी के 4 वर्ग जो है वह आपके रिक्त हैं। अब हमें देखना है कि भाई क्या इनमें से किसी रिक्त वर्ग में और कोई आवंटन करके हमारी लागतों को कम किया जा सकता है अथवा नहीं। तो अब प्रश्न आता है कि भाई हम इसमें से किसका चुनाव करें। तो रिक्त वर्ग हैं, इनमें 2 की लागत 3 है, 1 की 4 और 1 की 9 है। तो सामान्य सा एक सिंपल एक साधारण आदमी के लिहाज से अगर हम देखें तो ये लगता है सब 3 रुपये लागत कम है, तो क्यों ना हम 3 रुपये वाले लागत वाले वर्ग में कुछ इकाइयों का आवंटन कर दें, हो सकता है हमारा कुछ सुधार हो जाए। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने एक्स सी वर्ग जो है, एक्स सी वर्ग हमने जो है उसमें प्लस चिन्ह आवंटित किया है, मतलब हम इसमें कुछ इकाई आवंटन करना चाहते हैं। अब प्रश्न आता है कि अब यहाँ से इस वर्ग से हमें बंद पथ का निर्माण करना है, तो हम इसके लेफ्ट साइड में गए और लेफ्ट साइड में पहला भरा हुआ वर्ग इसका इस पंक्ति में आया एक्स ए वर्ग, जिसमें 100 इकाई का आवंटन हमने दर्शा रखा है। यहाँ तक आने के बाद में हमने कहा इस भरे हुए वर्ग से यह पथ जो है ऊपर नीचे जा सकता है, लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट तो जा नहीं सकता है, राइट से हम आ ही रहे हैं तो अब हम ऊपर भी नहीं जा सकते, इसलिए लिहाजा हम इस एक्स ए वर्ग से नीचे भरे हुए दूसरे वर्ग पर गए वाई ए पर, और वाई ए से फिर हमने वापस अगले भरे हुए वर्ग पर गए तो जो उसके राइट साइड में अवेलेबल है वाई बी के बाद हमने फिर हम अगले भरे हुए वर्ग पर गए नीचे जेड बी पर, और जेड बी से फिर हम अगले भरे हुए वर्ग पर गए जेड सी पर, और जेड सी से वापस हमने एक एरो लगाया और वापस पूर्व जो पहला चुना हुआ रिक्त वर्ग है एक्स सी उस पर चले गए। और इस तरीके से इस रूट को आप देखें तो एक एरो के माध्यमों से हमने इसको दर्शा रखा है। अब दूसरा स्टेप जो है, हमने बंद पथ का निर्माण कर लिया, तत्पश्चात मैंने आपको कहा कि भाई इस रिक्त वर्ग, जुड़े हुए रिक्त वर्ग में तो प्लस चिन्ह आवंटित करना है। प्लस चिन्ह आवंटित करने का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें हम कुछ इकाई देना चाहते हैं। इसके बाद हमने इसके बाईं ओर जो भरा हुआ वर्ग था उसको माइनस दे दिया। तो अब अगर मान लो माइनस चिन्ह वाले वर्ग में से कुछ इकाइयों को आप आवंटित घटाओगे, प्लस चिन्ह में उतनी इकाई प्लस करोगे, तो इस एक्स की कुल सप्लाई जो है वो आपकी 100 की 100 बनी रहेगी। इसलिए हमने तो जो एक्स सी वर्ग था उसको प्लस चिन्ह दिया, तो एक्स ए को माइनस दिया। अब एक्स ए को माइनस दिया तो इस कॉलम में जो अगला भरा हुआ वर्ग है जहाँ से आपका बंद पथ घूम रहा है उसको प्लस दिया, तो उसके बाद उस पंक्ति में अगला भरा हुआ वर्ग जो है वाई बी उसको माइनस दिया, तो उसके नीचे की पंक्ति जेड बी का जो वर्ग है भरा हुआ जहाँ से पुनः घूम रहा है उसको हमने प्लस दिया, और प्लस चिन्ह के बाद में जेड सी को हमने माइनस, और जेड सी से वापस एक्स सी पर आए, वहाँ प्लस चिन्ह ऑलरेडी है। तो ये मैंने आपको बताया कि बंद पथ का निर्माण करेंगे। बंद पथ का निर्माण करने के बाद जो पहला चुना हुआ रिक्त वर्ग है उसमें प्लस चिन्ह आवंटित करेंगे। प्लस चिन्ह आवंटित करने का क्रम से सारे भरे हुए वर्गों में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आवंटन कर देंगे। इस प्रकार अगला स्टेप जो है उस पर मैंने आपको बताया था, इस प्रकार इस बंद पथ में आने वाले ऐसे वर्ग जिनमें हमने प्लस चिन्ह आवंटित किया है उनकी लागतों का योग कर माइनस चिन्ह वाले वर्गों की लागतों का योग घटा देंगे। यदि
माइनस चिन्ह वाले वर्गों की लागतों का योग अधिक है प्लस चिन्ह वाले वर्गों की लागतों से, तो वह अंतर की राशि हमारी प्रति इकाई बचत कहलाएगी। अन्यथा प्लस चिन्ह वाले वर्गों की प्रति इकाई लागतों का योग माइनस चिन्ह वाले वर्गों की प्रति इकाई लागत के योग से ज़्यादा है, तो वह बचत के बजाय अतिरिक्त लागत होगी, हमारी अन्यथा लागत में वृद्धि हो जाएगी। और इसमें आप देखें तो प्लस चिन्ह वाले 3 वर्ग हैं। एक है आपका YA जिसकी लागत 8, दूसरा है आपका ZB जिसकी लागत 7 और तीसरा है XC जिसकी जो लागत है वह आपकी है 3। तो 8 और 7 15 और 3 18 रुपये अतिरिक्त लागत लगेगी और बचत हमारी होगी। XA माइनस चिन्ह वाला वर्ग है 5 रुपये, दूसरा है आपका YV 4 रुपये, तीसरा है ZC 5 रुपये। तो 5 रुपये 10 हज़ार 14। तो लागत प्लस चिन्ह वाली लागतों का योग तो 18 बाय माइनस चिन्ह वाली लागतों का योग 14 है। इस तरीके से आप डिफरेंस निकालेंगे तो इस सेल में कोई भी इकाई हम आवंटित करेंगे तो बजाय बचत होने के 4 रुपये प्रति इकाई लागत हमारी अतिरिक्त लगेगी। तो इस लिहाज से हमारा इस सेल में आवंटन का निर्णय गलत हो जाएगा। इसी कैलकुलेशंस को इस प्रकार हम अन्य रिक्त वर्गों को भी चेक करेंगे, लेकिन प्रत्येक रिक्त वर्ग को चेक करने के लिए अलग से उसके लिए अलग से बंद पत्र का निर्माण इसी नियम के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ हमने XC वर्ग के लिए गणना की, 4 रुपये अतिरिक्त लागत आई। इसी प्रकार बाकी के अन्य 3 रिक्त वर्गों के लिए भी हम गणना करेंगे, तो इनकी सबकी गणना सब इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक रिक्त वर्ग के लिए, चुने हुए रिक्त वर्ग के लिए अलग से बंद पत्र का निर्माण करना पड़ेगा। इस एक बंद पत्र से सबकी सारे रिक्त वर्गों की समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इसमें आप देखें ZA वर्ग के लिए -2, XB के लिए 3 और XC के लिए 1। लेकिन ये जो लागत तो अतिरिक्त लागत या बचत जो है प्रत्येक चुने हुए रिक्त वर्ग के लिए अलग से बंद पत्र का निर्माण कर ज्ञात की जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ZA वर्ग में अगर हम कुछ इकाइयों का आवंटन करेंगे तो -2 रुपये, यानी प्रत्येक इकाई आवंटित करने पर 2 रुपये की बचत होगी। इस विधि का सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि अगर रिक्त वर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो यह विधि हमारे इसमें समय बहुत अधिक लगेगा, इसलिए व्यवहार में इस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।